हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास जिसमें आज हम क्लास 11 के चैप्टर 6 लर्निंग के नेक्स्ट टॉपिक को बिगिन करने वाले हैं विच इज वर्बल लर्निंग। सो फार इस चैप्टर में हमने वर्बल लर्निंग से पहले तक का सारा कंटेंट एनसीईआरटी की बुक से डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप भी क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, लर्निंग से रिलेटेड टॉपिक्स को सर्च कर रहे हैं, अगर क्लास 11 के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं और लर्निंग के टॉपिक्स को अगर आप सर्च कर रहे हैं, तो ये जो पूरी सीरीज है आपके बहुत काम की है। सीरीज में हमने चैप्टर 6 लर्निंग के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया ही है। लास्ट वीडियो में हम कॉग्निटिव लर्निंग में इनसाइड लर्निंग और लेटेंट लर्निंग को डिस्कस करके आए हैं। मैं आपके साथ हर वीडियो में बुक को शेयर करती हूँ, तो इस वीडियो में भी बुक जो है स्क्रीन पर अवेलेबल रहेगी। फिर भी आप अगर अपने साथ एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठना चाहते हैं तो वी आर ऑन पेज नंबर 117, जहां पर हम वर्बल लर्निंग की आज बात करेंगे। वर्बल लर्निंग क्या होती है और क्या कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो वर्बल लर्निंग को स्टडी करने में यूज किए जाते हैं, इन पर आज हम डिस्कशन करेंगे, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। सो लेट्स क्विकली बिगिन विद वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग एंड इज लिमिटेड टू ह्यूमन बींग्स। जो जब वर्बल की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि एज ह्यूमन बींग्स वी आर द ओनली स्पीशीज जो अच्छे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर केवल कुछ भी बोलने की बात है तो हम देखते हैं कि बर्ड्स जो होते हैं वो चर्प करते हैं, एनिमल्स को हम साउंड प्रोड्यूस करते हुए देखते हैं, बट दैट्स नॉट द प्रॉपर कम्युनिकेशन। सो वर्बल लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो दिस इज लिमिटेड टू ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वर्बली ह्यूमन ही अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं और ये कंडीशनिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। Human beings, as you must have observed, acquire knowledge about objects, events and their features largely in terms of words. हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन वर्ड्स की हेल्प से रिसीव करते हैं। जैसे हमें पता चलता है कि अच्छा, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम ये कहते हैं। आप छोटे थे तो आपको बहुत सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जैसे कि देखो ये ट्री है, ये स्टार्स है, ये सन है, मून है, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें या वर्ड्स की हेल्प से हमें बहुत सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वर्ड्स देन कम टू बी एसोसिएटेड विद वन अनदर। जब हमें ये पता चलता है कि सन है, मून है, स्काई है, स्टार है, तो हम ये भी एसोसिएट कर पाते हैं कि वो सब एक जगह पर हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हम चीज़ों को एसोसिएट करना भी सीखते हैं। Psychologists have developed a number of methods to study this kind of learning in a laboratory settings. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस फिनोमिना को स्टडी करने की भी कोशिश की है कि कैसे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को या डिफरेंट वर्ड्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। Each method is used to investigate specific questions about learning of some kind of verbal material. इस मेथड्स में, इन तरीकों में हमें ये चीज़ एक सामने निकल कर आती है कि किस तरीके से जो वर्बल लर्निंग है वो वर्ड से एसोसिएटेड होती है। In the study of verbal learning, psychologists used a variety of materials including nonsense syllables, familiar words, unfamiliar words, sentences and paragraph. इनके बारे में एक एक करके आगे भी हम बात करेंगे कि ये सब क्या होते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इन्हीं की हेल्प से जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं, वर्बल लर्निंग को एसोसिएट कर पाते हैं, जिसमें हम कई सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि नॉनसेंस सिलेबस, फैमिलियर वर्ड से लेके करके पढ़ेंगे। फिलहाल हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहां पर हम बात करेंगे मेथड्स यूज्ड इन स्टडिंग वर्बल लर्निंग। उससे पहले एक इस टॉपिक पे आने से पहले एक टेबल 6.2 है जिसे मैं आपकी स्क्रीन पर अब शेयर कर रही हूँ, उससे ध्यान से देखिएगा। पूरी स्क्रीन पर आपके सामने टेबल 6.2 है जिसमें नॉनसेंस सिलेबल्स, अनफेमिलियर वर्ड्स और फेमिलियर वर्ड्स दिए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉनसेंस सिलेबल्स का मतलब साफ साफ है कि ये जो लेटर्स मिलाकर वर्ड बनाए गए हैं इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अनफेमिलियर वर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये वर्ड्स लग तो रहा है कि शायद वर्ड्स होंगे, मगर ये हमसे बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है, हम इनको बहुत ज्यादा अच्छे से ये नहीं कह पाएंगे कि हम इन सब की मीनिंग बता सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग बता दें, बट फिर भी सारे वर्ड्स की मीनिंग नहीं बता पाएंगे। फेमिलियर वर्ड्स के पास जब हम आते हैं तो हमें बड़ी आसानी से ऐसा फील होता है जैसे हाँ, इन वर्ड्स को हम जानते हैं, देखा है, सुना है और बहुत बार सुना है। यही कहलाते हैं फेमिलियर वर्ड्स। तो अब हम इस टेबल 6.2 को स्टडी करने के बाद आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम, क्योंकि इनकी हेल्प से हम आगे पढ़ेंगे, कि सबसे पहले आता है पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग। पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग क्या होती है? दिस मेथड इज सिमिलर टू एसएस कंडीशनिंग एंड एसआर कंडीशनिंग, यानी स्टिमुलस की कंडीशनिंग और स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग से काफी सिमिलर है। कैसे है, पढ़िएगा। इट इज यूज्ड इन लर्निंग सम फॉरेन लैंग्वेज इक्विवेलेंट ऑफ मदर टंग वर्ड्स। ये कब यूज होती है? इन लर्निंग सम फॉरेन लैंग्वेज, जब आप किसी फॉरेन वर्ड को अपनी लैंग्वेज के लेटर्स की हेल्प से समझ पाते हैं, तो आप एक दूसरे स्टिमुलस को अपने स्टिमुलस की हेल्प से समझ पाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे स्टिमुलस कंडीशनिंग कही। जिस वर्ड से आप फेमिलियर हैं, आप एक अनफेमिलियर वर्ड को अपने से फेमिलियर करने के लिए उस प्रीवियस फेमिलियर वर्ड की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट, अ लिस्ट ऑफ पेयर्ड एसोसिएट्स इज प्रिपेयर्ड। सबसे पहले क्या की जाती है, एक ऐसे
पेयर्ड एसोसिएट्स की लिस्ट प्रिपेयर की जाती है. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द पेयर इज यूज्ड एज द स्टिमुलस एंड द सेकंड वर्ड एज द रिस्पॉन्स. जिसमें पहला वर्ड जो है वो फेमिलियर होगा, दूसरा जो होगा वो रिस्पॉन्स होगा उसका. मेंबर्स ऑफ ईच पेयर मे बी फ्रॉम द सेम लैंग्वेज और टू डिफरेंट लैंग्वेज. जैसे कई बार आप कुछ ऐसे टेस्ट सॉल्व करते हैं जिसमें दिया जाता है इफ जैप मीन्स ब्लैक, जैन मीन्स ग्रीन, इस तरीके की कोड्स आपको दिए जाते हैं. तो आप ध्यान रखते हैं कि जैप मीन्स ब्लैक है, जैन मीन्स ग्रीन है, तो आपको इस तरीके से उन दोनों के बीच में एसोसिएशन बनाने में हेल्प होती है. दिस इज कॉल्ड पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग. मेंबर्स ऑफ ईच पेयर मे बी फ्रॉम द सेम लैंग्वेज और टू डिफरेंट लैंग्वेज. इस तरीके की लिस्ट की जो वर्ड्स है वो हमने टेबल 6.3 में दी है. अब मैं आपके सामने स्क्रीन पे टेबल 6.3 शेयर करने जा रही हूँ, उसको भी ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, स्टिमुलस रिस्पांस के कुछ एग्जांपल हैं. जैसे आपको स्क्रीन पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा GEN और इसको रिस्पॉन्स है लूट. अभी इसका मीनिंग नहीं है, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स है. आप इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करेंगे. जैसे देखिए आपको दिख रहा है डेक्स को किससे हमने कनेक्ट किया है, कोल से. तो इस तरीके से जब मैं आपसे रिपीट करके पूछूंगी तो आप बता पाएंगे. वापस आते हैं हम अपने टेबल 6.3 के बाद अब अपनी स्क्रीन पर. द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द पेयर्स आर नॉनसेंस सिलेबल्स, कोई मतलब नहीं है उनका, जैसे मैंने जैप और जैन का एग्जांपल दिया आपको. एंड द सेकंड आर इंग्लिश नाउन्स, दूसरे जो वर्ड हैं वो मीनिंगफुल वर्ड हैं, जैसे ब्लैक और वहां पे ग्रीन मैंने यूज किए थे. द लर्नर इज फर्स्ट शोन बोथ द स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयर्स टुगेदर एंड इज इंस्ट्रक्टेड टू रिमेंबर एंड रिकॉल द रिस्पॉन्स आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ ईच स्टिमुलस टर्म. आपने जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि zep इक्वल्स टू ब्लैक, zen इज ग्रीन, देन हाउ वुड यू मेक फर्दर, इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं. तो आपसे जब ये पूछा जाता है तो आप फिर आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं. आफ्टर दैट अ लर्निंग ट्रायल बिगिंस. वन बाय वन द स्टिमुलस वर्ड्स आर प्रेजेंटेड एंड द पार्टिसिपेंट ट्राइज टू गिव द करेक्ट रेस्पॉन्स टर्म. एक एक करके क्या होता है, आप रॉन्ग वाले जो जिनको हम नॉनसेंस सिलेबल्स कहते हैं, जब ये आपके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं तो आपको बताना होता है कि जो इसका सेंसफुल वर्ड है वो क्या है इससे एसोसिएटेड. तो आप एसोसिएशन फॉर्म करना शुरू कर देते हैं. इन केस ऑफ फेलियर ही और शी इज शोन द रिस्पॉन्स वर्ड. अगर गलत हो जाता है तो उसको बताया जाता है कि आपने ये गलत कर दिया, एक्चुअल में ये होना चाहिए था. जैप का मतलब क्या था, ब्लैक था, जिस तरीके से मैंने एग्जांपल आपके लिए लिया है. ट्रायल्स कंटिन्यू अंटिल द पार्टिसिपेंट गिव्स ऑल द रिस्पॉन्स वर्ड्स विदाउट अ सिंगल एरर. ये तब तक किया जाता है कि जब तक वो पर्सन बिना मिस्टेक के पूरी तरीके से आंसर्स को सही से नहीं बता देता. द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स टेकन टू रीच द क्राइटेरियन बिकम्स द मेजर ऑफ पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग. कितनी बारी में पर्सन ने ऐसा किया, कितने टेक रीटेक हुए हैं, कितनी बार में उसने गलत करने के बाद सही बताया, इसके बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उसकी लर्निंग कितनी फास्ट या स्लो है. यही है वर्बल लर्निंग को मेजर करने का पहला मेथड, जिसे हम कहते हैं पेयर्ड एसोसिएशन लर्निंग. अब हम आते हैं सीरियल लर्निंग की तरफ. सीरियल, सो एज द नेम सजेस्ट, सीरियल लर्निंग इज ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग द डेटा इन अ वे जिसमें कि हम पर्सन को सीरियली उस कंटेंट को निकलवा सकें. किसी भी पर्सन को डिफरेंट सिलेबल्स, नॉनसेंस सिलेबल्स या फिर अनफेमिलियर वर्ड्स या फेमिलियर वर्ड्स की लिस्ट दी जाती है और एक एक करके इस पर्सन को बताना होता है, उसको ऑर्डर में चलना होता है, सीरियल में चलना होता है. सीरियल लर्निंग में क्योंकि जो वर्ड सीरियल है वो इसी बात पर फोकस करता है कि जब हम किसी भी डेटा को सीरियल वे में चलते हैं, चलते हुए रिकॉल करते हैं तो कितना रिकॉल कर पाते हैं. दिस इज ऑल अबाउट सीरियल लर्निंग. बाकी आइए आपकी बुक से अब हम कंटिन्यू करते हैं. This method of verbal learning is used to find out how participants learn the list of verbal items. जैसा कि नाम है serial, and what processes are involved in it. First, list of verbal items. सबसे पहले nonsense syllables की एक list दी जाती है. Most familiar और least familiar words, interrelated words, etc. इन सब की list बना ली जाती है. The participant is presented the entire list and is required to produce the items in the same serial order as in the list. In the first trial, the first item of the list is shown. एक एक करके सब आइटम की लिस्ट दिखाई जाती है. जैसे सबसे पहले नॉनसेंस सिलेबस दिए जाते हैं, उसके बाद सेंसफुल वाले दिए जाते हैं, फेमिलियर दिए जाते हैं, लीस्ट फेमिलियर दिए जाते हैं. हम सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ और डिफिकल्ट से सिंपल की तरफ चलने की कोशिश करते हैं. एंड द पार्टिसिपेंट हैज टू प्रोड्यूस द सेकंड आइटम. अब पर्सन को क्या करना होता है, बताना होता है. इफ शी इज फेल्स टू डू विद द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, द एक्सपेरिमेंटर प्रेजेंट्स द सेकंड आइटम. अगर पर्सन पहले वाली लिस्ट से नहीं बता पाया है और जो भी उसने टाइम लिया है उसको हटा के हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे लिस्ट की तरफ हम चलने लगते हैं. द एक्सपेरिमेंटर प्रेजेंट्स द सेकंड आइटम. नाउ दिस आइटम बिकम्स द स्टिमुलस एंड द पार्टिसिपेंट हैज टू प्रोड्यूस द थर्ड आइटम, दैट इज द रिस्पॉन्स वर्ड. अब क्या होता है, जो भी स्टिमुलस, अब जो हमारी सेकंड लिस्ट है वो स्टिमुलस बन जाती है और सेकंड लिस्ट से पर्सन को अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करना होता है. मतलब हर लिस्ट के लिए प्रोसेस सेम ही रहेगा. Which becomes the stimulus then for the fourth word. This procedure is called serial anticipation method. Serial anticipation method में क्या होता है,
कि जब पर्सन एक वर्ड नहीं बता पाता है तो उसको हिंट देते देते हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और प्रीवियस हिंट की हेल्प से वो आगे बढ़ता है। इसके सीरियल एंटिसिपेशन मेथड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ये भी दूंगी कि जब आप कभी भी कोई चैप्टर को लर्न करते हैं और किसी सामने वाले पर्सन से कहते हैं कि मुझसे ये पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग सुन लो, क्वेश्चन आंसर सुन लो, या इस टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगा तो आप मुझे इसको सुनते चले जाओ। ऐसे में क्या होता है, कई बार हम अटक जाते हैं, कोई वर्ड पर या किसी स्टेटमेंट पर हम अटक जाते हैं, तो सामने वाला पर्सन क्या करता है, हमें हिंट देता है, प्रीवियस की हिंट देता है और उसकी हिंट से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सीरियल लर्निंग, जिसमें सीरियल वाइज चलना होता है और हम इसमें एक लेवल को जरूर मेंटेन रखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया डिफिकल्टी का। नाउ कमिंग टू द फ्री रिकॉल, दिस इज द इजिएस्ट अमंग ऑल, क्योंकि नाम ही है फ्री रिकॉल, जिसमें पर्सन के लिए बहुत सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। इन दिस मेथड पार्टिसिपेंट्स आर प्रेजेंटेड अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विच दे रीड एंड स्पीक आउट। एक लिस्ट मिलती है और उस लिस्ट में बहुत सारे यहाँ पे वर्ड्स लिखे रहते हैं। दे कुड बी नॉनसेंस सिलेबस, दे कुड बी मीनिंगफुल वर्ड्स, दे कुड बी एनीथिंग। अब यहाँ पे एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए हर वर्ड को दिखाया जाता है। इमीडिएटली आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द लिस्ट द पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिकॉल द वर्ड्स। लेकिन यहाँ पे सीरियल में बताने की कोई भी ऐसी लिमिट नहीं होती है कि उसको सीरियल में ही उनको बताना है। जैसे कि लास्ट हमने समझा था सीरियल एंटिसिपेशन मेथड में कि पर्सन को सीरियल वाइज उन वर्ड्स को बताना होता है और नहीं बताता है तो उसको हिंट मिलती है। फ्री रिकॉल में क्या होता है, पर्सन किसी भी ऑर्डर में उस वर्ड्स को बता सकता है, बस उसको बताना है। दिस इज द थिंग। Immediately after the presentation of the list, the participants are required to recall the words in any order they can. Words in the list may be interrelated or unrelated. More than 10 words are included in the list. 10 से ज्यादा इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि आपने अगर मिलर मैजिक नंबर पढ़ा है तो आप ये जानते होंगे कि किस तरीके से हम किसी भी डेटा को चंक्स में जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप एक मोबाइल नंबर का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप एक मोबाइल नंबर को कभी भी एक साथ 10 डिजिट्स नहीं बताते हैं, या तो आप उसको अगर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है तो आप उसको 3 में डिवाइड करते हैं। कभी कभी कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, 5 में भी कर लेते हैं, और कुछ लोग 2 के 5 पेयर्स बना लेते हैं। तो देयर इज अ वे कि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे कर लेते हैं। तो दैट इज देयर वी फॉलो दिस मेथड, जिसको हम बोलते हैं मिलर्स मैजिक नंबर, कि हम एक प्रॉपर चंक ऑफ डेटा को ही हमेशा इजीली बता पाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए 10 से ज्यादा नंबर्स रखे जाते हैं, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी बताना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फ्री रिकॉल है, पर्सन के पास पहले ही बहुत सहूलियत है अपने डेटा को इजीली बताने की। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको 10 से ज्यादा यहाँ पे डिजिट्स कर देते हैं। Then more than 10 words are included in the list. The presentation order of words varies from trial to trial. प्रेजेंटेशन का ऑर्डर जो है वो बार बार बदला भी जा सकता है, क्योंकि अगेन हमें इसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना है और ऑफ कोर्स हमें लर्निंग मेंटेन करनी है। This method is used to study how participants organize words for storage in memory. Studies indicate that the items placed in the beginning or end of the list are easier to recall. ये भी अगेन मिलर्स मैजिक नंबर के कॉन्सेप्ट पे जाता है कि जो चीजें हमें सबसे एंड में दिखाई जाती हैं वो हमें ज्यादा याद रहती हैं, या फिर ये भी हो सकता है जो चीजें हमें बिगिनिंग में दिखाई गई थी वो भी चीजें हमें ज्यादा याद रहती हैं। अक्सर हम वो चीजें भूल जाते हैं जो पूरी स्टोरी के मिडिल में होता है। Studies indicate that the item placed in the beginning or end of the list are easier to recall than those placed in the middle, which are more difficult to recall. तो ये जो पॉइंट हमने अंडरस्टैंड किया, सो दिस वाज द टॉपिक इन जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि व्हाट आर द मेथड्स to study verbal learning, and verbal learning is always and always associated with the people who are literate, because as human being it's only people, लोग ही जो होते हैं वो केवल वर्बल लर्निंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, वर्बल लर्निंग के बारे में एक खास बात और ये भी है कि ये लिटरेट पीपल पर ही इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड्स आएंगे मीनिंगफुल मीनिंगलेस आप उन्हीं से बुलवा सकते हैं जिनको थोड़ा नॉलेज होगी, एटलीस्ट जो वर्ड्स को प्रोनाउंस भी कर सकें। तो यहाँ पे लिटरेट होना एक मस्ट हो जाता है। So I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. This was it for the class, and in the next video we will be talking about determinants of verbal learning. Actually, we will be continuing the topic through this topic, determinants of verbal learning. So if you have found this video useful, then please press one like button and also subscribe to the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया. And I'll see you super soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.